नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहुचर्चित महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ। नागपुर में विंटर सेशन होने वाला था, कल से शुरू है। उसके पहले यानी आज के दिन शाम को करीब-करीब 39 मंत्रियों ने महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शपथ ली। अब 39 में से 33 कैबिनेट मंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री हैं। अब इसमें 19 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने शपथ ली, 11 शिवसेना के हैं जिन्होंने शपथ ली, 9 राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं जिन्होंने शपथ ली, यानी अजित पवार के, एकनाथ शिंदे, शिवसेना। वैसा देखा जाए तो महाराष्ट्र में अब ये आंकड़ा 39, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री पकड़ के 42 पे जाता है। यदि महाराष्ट्र में 49 का लिमिट हम माने, वैसे तो 43 होते हैं लेकिन 15% कुछ, यदि 39 का भी माने तो अभी 6-7 मंत्रालय मंत्री का गुंजाइश है। अब वो किस-किस को लॉलीपॉप देते हैं, क्या देते हैं, देखना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब ज़्यादा विधायक चुन के आते हैं, तो नेताओं के सामने सबसे बड़ा संकट होता है कि किसको मंत्री बनाएँ और किसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चलो एक डिसिप्लिन है, दिल्ली से लिस्ट आती है, किसी की औकात नहीं आवाज़ ऊँची करने की। जो आवाज़ ऊँची करने वाले थे, वो कब से हाशिए पे लग गए। तो अभी तो सिर्फ़ आदेश मानने वाले लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जैसा ही नामों का अनाउंसमेंट हुआ, कोई कहीं से भी एक शब्द भी कहीं से उठता हुआ नज़र नहीं आया। अजित पवार ने अपने लोगों को ज़रूर समझाया, छगन भुजबल का बाहर होना बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन अजित पवार ने अपने लोगों को ज़रूर समझाया कि अभी और भी चांस है, आप चिंता मत करो, बहुत जगह है एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे के 57 में से 11 को वो मंत्री बना पाए, उस वजह से कहीं न कहीं उनके पार्टी में एक विरोध सा दिखा। और पहला जो हमला हुआ, वो विदर्भ के समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के उपनेता नरेंद्र भोंडेकर, जो भंडारा से विधायक हैं, उन्होंने उनका नाम कैबिनेट में नहीं था, इसके विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के पदों से, और नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं लगातार पार्टी के लिए पूरे विदर्भ में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ, लगातार मदद कर रहा हूँ। विदर्भ में जो कुछ भी शिवसेना को मिला, उसमें मेरी कड़ी मेहनत थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो उचित सम्मान मुझे मिलना था, वो नहीं मिला। इसके विरोध में उन्होंने सभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। विदर्भ से शिवसेना ने अ, संजय राठौड़ को रिपीट किया। वैसे संजय राठौड़ को लेके बीजेपी भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि संजय राठौड़ पे भ्रष्टाचार, व्यभिचार के बहुत सारे आरोप थे। अब वो कहते हैं कि मैंने क्लीन चिट दिलवाई, लेकिन वो खुद ही गवाह, खुद ही न्यायालय, खुद ही सब कुछ बने। तो उसके तहत वो अपने आप को पाक का साफ पाते हैं, जैसे कि अजित पवार भी अभी इनकम टैक्स ने बिल्कुल उनके डीफ्रीज़ कर दिए और कहा कि गलती हो गई माँ-बाप, हमने आपकी 1000 करोड़ से की ज़्यादा संपत्ति फ्रीज़ की थी। इनकम टैक्स ऐसी कई गलतियाँ करता है, ईडी ऐसी कई गलतियाँ करता है। लेकिन जब आप आका के साथ हो जाते हो, तो फिर वो माफ़ी माँगता है, नहीं तो फिर कोर्ट में आपको ज़मानत भी नहीं होने देता। ये हमने देखा है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है एकनाथ शिंदे के यहाँ, अभी बाकी कई जगह पे आपको दिखेगा कि अ, तकलीफ तो होगी। वैसा एक नाम तो उदय सामंत का भी था, जिनके लिए ऑब्जेक्शन था, लेकिन सावंत को ले लिया क्योंकि कोंकण के बड़े प्लेयर हैं और उदय सामंत एक अपना वजूद भी रखते हैं कोंकण में। ये बात अलग है कि राणे हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि भई इनकी वजह से हमें तकलीफ हुई। लेकिन उदय सावंत का एक अपना जनाधार है और कोंकण में उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम ज़िंदा रखा है। दूसरी तरफ गुलाब राव पाटिल, वो भी लगातार फ़ील्ड करते हैं। लेकिन एक कुछ नाम 2-3 मंत्री जो पिछले मंत्रिमंडल में थे, उन्हें ड्रॉप किया, वो दिखाई देता है। ऐसे कई लोग अजित पवार को भी शहीद करने पड़े। लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल फिर से बनाए गए हैं
कैबिनेट मंत्री। अब इस बार उनको कौन-सा डिपार्टमेंट मिलता है ये देखना है, क्योंकि दादा का मंत्री बनना तो तय था, लेकिन डिपार्टमेंट क्या मिलता है बीजेपी की तरफ से, ये देखना है। बीजेपी ने ज़रूर कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए, नए लोगों को एडजस्ट किया, लेकिन बावनकुळे को जैसा ही मंत्री बनाया तो अध्यक्ष पद खाली हो गया है अब, क्योंकि भाजपा में रूल है एक ही पद पे एक इंसान 2 पद पे नहीं रह सकता। अब उस अनुशंसा में उन्हें उनकी जगह कौन लेगा? तो एक नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो रहे रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान ये नाम बीजेपी के एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी का मुख्य लक्ष्य महाराष्ट्र में सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना है, अपने बलबूते पे सत्ता हासिल करना है कि अगली बार 190 पार, 200 पार, ये बीजेपी का लगातार सोच है। और यदि 2029 के चुनाव में बीजेपी को 200 पार करना है, तो फिर उन्हें जो उनके मतदाता से सिमिलर है, जिनका वोट बैंक वो खा सकते हैं, उस वोट बैंक को ज़ब्त करना होगा। अभी बीजेपी के पास 130 है, हम माने कि ये वही रिटेन करते हैं। तो शिवसेना के 57 पे उनको नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाके आंकड़ा 190 तक पहुँचेगा। 200 का टारगेट दिया तो 180 तक भी पहुँच गए, 160 तक भी पहुँच गए, तो बीजेपी अपने बलबूते पे बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार बना सकते हैं। तो शिवसेना एक तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की समाप्त कर दी। दूसरी शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की समाप्त करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत एकनाथ शिंदे को मिली और उसका फल उन्होंने चखा है कि कैसा मुख्यमंत्री पद की शपथ में इतना डिले हुआ। कैसे वो कई डिपार्टमेंट के लिए अड़े रहे और वर्तमान में भी यदि हम कहें कि जो मालदार डिपार्टमेंट है जैसे कि शहरी विभाग, आवास, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन अ, ये तमाम एमएमआरडीसी इस पे दावा वो ठोक रहे हैं, हो सकता है उनको मिल जाए। तो बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। बीजेपी के पास गृह, राजस्व, सिंचाई बिजली के बाद में ऐसी कोई बड़ा मंत्रालय नहीं जिसको हम बलाईदार मंत्रालय कह सकते हैं। अ, दादा अपने अ, उसके साथ खुश रहेंगे अ, वित्त के साथ और बाकी लोगों को जो मिला उसमें वो खुश रहेंगे यानी अब 2 महिलाएँ हैं इस बार, तो देखते हैं कि उनको 2-3 महिलाएँ हैं, पंकजा को भी रिपीट किया, भाई-बहन दोनों भी हैं, पंकजा मुंडे बीजेपी से है, तो अ, दूसरी तरफ से अजित पवार की तरफ से धनंजय मुंडे भी उनके कज़िन वो भी मंत्रिमंडल में हैं। राणे को क्या देते हैं ये भी देखना होगा। क्या आदित्य का पर्यटन राणे को मिलता है ये भी देखना होगा। कई चीज़ें अब सामने आएगी जब खातो डिपार्टमेंट का बँटवारा होगा। लेकिन रविंद्र चौहान ये भविष्य का एक ऐसा मोहरा है बीजेपी के पास, जो एकनाथ शिंदे को चेक दे सकता है। दोनों की राजनीति ठाणे में है और दोनों घोर एक-दूसरे के विरोधी हैं। वो पहले 2007 में पार्षद बने, स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर 2009 में विधायक बने, 14 में विधायक बने, बाद में 19 में विधायक बने और उसके बाद वो मंत्री बने और उनके पास लोक निर्माण विभाग था और लोक निर्माण विभाग जब था उनके पास तो भाजपा के सारे विधायक उनसे बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने-अपने विधायकों को खूब फंडिंग किया और खूब उनके एरिया में काम करवाया। दूसरी बात, वो कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, ठाणे इन तमाम पनवेल इन नगर निगमों पे भाजपा का दबदबा बनाए रखे हुए है। उसके लिए रविंद्र चौहान रिस्पॉन्सिबल है। कर्जत, माथेरान, बदलापुर, रायगढ़, पालघर में भी उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया। खासकर वो रायगढ़ और पालघर के जब पालक मंत्री थे, तब उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत करके बीजेपी की जो जीत वहाँ हुई है, उसमें उनका बड़ा हाथ माना जाता है। मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट दोनों ही विदर्भ से थे। मतलब उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट। वो उसके बाद अब वो संतुलन ठीक करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यदि विदर्भ से बावनकुळे आते हैं मंत्री बनते हैं, तो फिर चौहान को यदि बनाया तो वो हम ये मानेंगे कि अ, मुंबई कोंकण क्षेत्र से अध्यक्ष होंगे और विदर्भ से मुख्यमंत्री होंगे, वो संतुलन होगा। और यदि रविंद्र चौहान को फुल फ्लेज मिला तो ठाणे में, खासकर ठाणे कल्याण उस क्षेत्र में जो एकनाथ शिंदे का दबदबा है, उसे डिफ्यूज़ करने का काम रविंद्र चौहान के सिवा कोई नहीं कर सकता। यदि रविंद्र चौहान को पूरे अधिकार देकर
पार्टी ठाणे कल्याण में अपना वजूद बढ़ाती है, तो यकीनन फिर एक मानिए कि फिर एकनाथ शिंदे को बहुत कॉशियस रहना होगा। भाजपा हार्ड बार्गेनर से सही व्यवहार करती है। रविंद्र चव्हाण का नाम अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन करीब-करीब फाइनल है, ऐसा दिल्ली के सूत्र भी बता रहे हैं। तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार से एकनाथ शिंदे हिट होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक तो उनके पार्टी में विद्रोह हुआ, जो मुझे कहीं अ, अजित पवार की पार्टी शिवसेना राष्ट्रवादी में और बीजेपी में बिल्कुल शांति दिखाई दे रही है। और दूसरा, रविंद्र चव्हाण का अध्यक्ष बनना या उनका नाम आगे आना, ये चिंता की बात है आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए एकनाथ शिंदे को। बाकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो है ही, जो चेकमेट का काम करती है। कुल मिला के आने वाला समय एकनाथ शिंदे के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उन्हें अपना पार्टी का कुनबा भी देखना है और सरकार भी देखनी है। पार्टी भी बचानी है, बढ़ानी भी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।